हाँ जी, हमें भी आपके चैनल से ही पता चला। 2:07 पे दिखाया जा रहा है कि वो हैंडओवर हो गए और चल भी दिए, और रास्ते में लोग हैं। और ऊपर वाले की, ईश्वर की, उस मालिक की कृपा हो गई तो खैरियत के साथ ये सफ़र पूरा होगा और बांदा जेल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अब उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया का जहाँ तक सवाल है, उनके विरुद्ध जो मुकदमे अभी तक बताया जा रहा था, बहुत ज़्यादा संख्या उसकी 50 है, 40 है, ये सब फर्जी। वास्तव में वो 13 मुकदमे छोटे बड़े धाराओं के जो MP MLA कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है, उनका परीक्षण होगा। अब एक अजीब विडंबना है कि कल ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश इस तरह का जारी कर दिया पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट जज को कि जो भी विचाराधीन बंदी हैं वो कोर्ट पे पेश नहीं किए जाएंगे, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल होगा। कापी आप लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो हम दे देंगे। तो अब फिलहाल तो जेल में हैं। अब चूंकि बीमार हैं, थोड़ा उसकी चिंता है। दूसरी चीज़ कि नीयत ठीक नहीं है इन लोगों की। उसी बांदा जेल में एक बार षड्यंत्र करके इनको चाय में जहर दे दिया गया था और ये मूर्छित हो गए थे, और घंटों उसी हालत में इनको ले जाके लखनऊ में PGI में भर्ती कराया गया, तब जान बच पाई थी। और उसी के बाद फिर किसी केस में ये सिचुएशन बनी कि ये पंजाब में इनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया, उसमें वारंट आया और वारंट के माध्यम से वहाँ बुला लिया गया। अब वहाँ जाने के बाद ये कहा जा रहा 2 साल तक ये नहीं आए, जब ये सच्चाई है कि 1 साल से तो भारत में किसी भी जेल का कोई भी बंदी किसी भी न्यायालय पर पेशी में नहीं गया। छूट प्रदान कर दी गई, लगभग 10-11 महीना तो बिल्कुल ही नहीं पेशी हुई, लेकिन वो इनके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ये विषय, धाराएं बढ़ा दी जाती हैं, हिस्ट्री बढ़ा दी जाती है क्राइम की, ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे मुकदमे का ट्रायल किसी कोर्ट में ना होकर के मीडिया ही कर देगा, फैसला भी कर देगा। तो ये सब हालात हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देश में हमारी स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं और लोकतंत्र का किला बस इन्हीं न्यायपालिकाओं के ऊपर टिका है। और हम लोग आज भी गर्व करते हैं इसके ऊपर, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पत्नी ने इन्हीं आशंकाओं को लेकर के अपनी एक और याचिका दाखिल की है कि उन्हें मेडिकल फैसिलिटी जो उन्हें बीमारियां हैं उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, और जो नियमों में एक प्राविधान हो। वो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, 5 बार से विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित होते रहे, 25 साल के विधायक हैं। वो किसी मुकदमे में कन्विक्टेड नहीं है, सजा नहीं हुई, सजा याफ्ता बंदी नहीं है। अंडर ट्रायल जो होता है उसे आप दोषी की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, लेकिन हमारे मीडिया के भाई ये नहीं समझ पाते हैं, वो किसी को भी सीधे दोषी मान के बात ही करते हैं। अब उसका ट्रायल होना है, होने दीजिए, कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे, और हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस गंभीर विषय पर ज़रूर इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि एक राजनीतिक दुर्भावना की वजह से विरोधी दल सत्ता में बैठे हुए लोग किसी की हत्या न कर दें। इस पे मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे टीका टिप्पणी और स्टेटमेंट भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि अगर रास्ते में कुछ हुआ, और इससे पुराने जो उदाहरण भी दिए जा रहे हैं विकास दुबे की तरफ, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? बहुत गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पब्लिक के बीच में मंच से माइक पर चिल्ला के कहता है गाड़ी उत्तर प्रदेश के किस बॉर्डर पर पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। उनका
मंत्री जो संसदीय कार्य विभाग का मंत्री है, अब भगवान जाने उसे ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, वो कहता है कि गाड़ी तो पलट के रहेगी। तमाम जिम्मेदार लोग, उनके कार्यालय में जो मीडिया संभालने वाले प्रभारी हैं, वो कहते हैं कि ड्राइवरों को ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन 900 किलोमीटर की यात्रा में अगर उसकी आंख छपक जाएगी तो गाड़ी तो पलट सकती है। हम इसके लिए क्या करेंगे? मजाक है क्या? सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार याचिका लेके गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला लेकर के आपके सुपुर्द किया है। अगर ऐसा होने लगेगा तो देश में लोकतंत्र कहाँ बचेगा? फिर न्यायपालिका की गरिमा क्या रह जाएगी? उत्तर प्रदेश में तो आप जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अपने विरुद्ध भी और अपने चहेतों के विरुद्ध भी जितने मुकदमे हैं वो आप उठा लिए, उनका परीक्षण नहीं होगा। आप कानून से ऊपर अपने को समझते हैं। अब आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके भी आदेश को दरकिनार करके अगर अपनी मनमानी करेंगे तो हम समझेंगे कि ऐसे तानाशाहों के अंत का समय निश्चित है और नजदीक है, और तानाशाही का समाप्त होने के लिए बलि की आवश्यकता होती है। मैं समझूंगा कि मुख्तार की बलि हो गई और ऐसी तानाशाह हुकूमत शायद इसी वजह से समाप्त हो गई। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो छवि पोर्ट्रेट की गई है मुख्तार अंसारी की, उसको खत्म कैसे किया जाएगा? क्योंकि उनके ऊपर मुकदमे हैं इस बात से। देखिए, हम इसमें नहीं, हम ही कर रहे हैं। किसी की छवि और इतिहास खत्म करने के लिए जो प्रोपेगेंडा एक सिस्टम है वो अपनाया जाता है। हम लोगों के लिए इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि हमारे उस इतिहास को कहीं दूर दूर तक उसका उल्लेख नहीं है। हमारे बाप दादा पुरखे इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और यही दफन हो गए। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस परिवार को बिलोंग करते हैं जिसमें 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक परिवार में हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उस समय भी जेल गए, उस समय भी घर लूटा गया, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते रहे। आजाद भारत, जब देश आजाद हुआ तो हम गर्व से कह सकते हैं हमारा पूर्वज था वो वीर सपूत इस मातृभूमि का, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आओ उस्मान, तुम्हें पाकिस्तान की सेना का पहला जनरल बनाएंगे। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने ठोकर मार दिया मोहम्मद अली जिन्ना के उस प्रस्ताव को और कह दिया, नहीं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और हम इसी मातृभूमि में अपने को दफन होना भी चाहेंगे। कुछ अजीब इत्तेफाक था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकराया और दिसंबर में 21 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना और कबायलियों ने घुसपैठ कर दी कश्मीर में। जब राजा हरि सिंह आए और पंडित नेहरू के साथ समझौता हुआ और उसके बाद भारत की जो पहली सेना भेजी गई कश्मीर की रक्षा के लिए, तब 2 जनरल बनाए गए। एक दिल्ली में बैठ करके संचालन करेगा, दूसरा मोर्चा पे जाकर के मोर्चा संभालेगा। मोर्चे पे जाने वाला कोई और नहीं था, मेरे पूर्वज थे, मेरे नाना थे ब्रिगेडियर उस्मान। यहीं दिल्लीगंज के सफदर जंग एयरपोर्ट से पहला जहाज, 50वीं पैराशूट ब्रिगेड का पहला जहाज उड़ा। जब पहुंचा जम्मू में, कश्मीर में, तो वहां वो एयरपोर्ट कबायलियों के कब्जे में है, पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है या राजा हरि सिंह का भी कब्जा है, ये भी पता नहीं था। पैराशूट से लोग जंगलों में कूदे, लड़ाई हुई। झांगर घाटी पे जिस पे कब्जा था पाकिस्तान को, उसको मुक्त कराया गया। नौशेरा घाटी को मुक्त कराया गया। इस लड़ाई के दौरान जब पाकिस्तान को करारी शिकस्त होने लगी तो पाकिस्तान की तरफ से 50,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया कि ब्रिगेडियर उस्मान को जो गिरा देगा उसे 50,000 का पुरस्कार दिया गया। ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने बटालियन के सामने स्पीच दी कि आज के बाद मैं सौगंध लेता हूं कि इसी झाड़ी में तुम्हारे साथ सोऊंगा, कभी कैंप में अपने बिस्तर पर सोने नहीं जाऊंगा, और जब तक कि हम फिर से नौशेरा को कब्जा न कर लें। घनघोर लड़ाई में सफलता मिली।
भारतीय वीरों के सामने पाकिस्तान की सेना नहीं टिक सकी, लेकिन उसी लड़ाई में विजय हासिल करने के बाद भी भागती हुई पाकिस्तानी सेना ने तमाम ग्रेनेड फेंके। उनमें से एक ग्रेनेड बिल्कुल नज़दीक आके गिर गया और ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई सन 1948 को शहीद हो गए। मरने के बाद बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। हमारे दादा थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, परदादा, उन्हीं के नाम पे नाम है मुख्तार अंसारी का। ये मुख्तार अंसारी दिल्ली में दरियागंज में कोठी नंबर 1 उनका अपना घर हुआ करती थी। इस दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का मरकजी कार्यालय उनका घर होता था। हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आज़ादी की लड़ाई में, देश की सीमाओं की रक्षा में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। हमारे पूर्वजों में अहमद अंसारी साहब थे जो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आसिफ अंसारी साहब थे जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे। हमारे पूर्वजों में फरीदुल हक अंसारी साहब थे जो 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, चंद्रशेखर जी के गुरु थे। हमारे पूर्वजों में डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी थे जो शौकतुल्लाह अंसारी लोकसभा के भी सदस्य रहे और भारत के कई प्रांतों में गवर्नर रहे। इन सवाल ये है कि मुख्तार के ऊपर जो भी मुकदमे हैं क्या राजनीति से प्रेरित हैं या उनके ऊपर जबरन कराया गया, फिर ये अलग क्यों हो गए? अलग तो नहीं है और न अलग होने का प्रश्न है। सवाल इस बात का है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाज में आज भी देश की आज़ादी के बाद भी गरीब, बेसहारा और मेहनतकश लोगों को समाज में सम्मान से जीने नहीं दिया जाता। वहां कमेरों और लुटेरों की लड़ाई है। हम कमेरों की कतार में खड़े हैं। हम गरीबों का आंसू पोंछने वाले लोग हैं और जब हम गरीबों की कतार में खड़े होंगे तो जो सामंतवादी विचार के लोग हैं, जो सांप्रदायिक सोच के लोग हैं, ऐसे वो लोग जो दबंगई के बल पर अपने अपने क्षेत्र में आज भी गरीबों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हम उनकी निगाहों में खलते हैं। हमारे ऊपर हमले हुए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, उसकी कहानी कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन अब गरीबों का साथ देने की वजह से हम तमाम मुकदमों में जकड़ दिए गए हैं। हमारे साथ तमाम बदनामियां जोड़ दी गई हैं। धरातल पर जाके देखिए, आज की डेट में हिंदुस्तान में जब समाज बट गया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, गाजीपुर का गूगल में निकाल करके देख लीजिए कि कै प्रतिशत मुसलमान गाजीपुर में निवास करता है। मेरी अपनी कौम के लोग 9% हैं, 91% गैर मुस्लिम है। कोई प्रधान नहीं हो सकता और उस धरती पर 7 बार मैं निर्वाचित हुआ हूं। मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी उसी पूर्वांचल के मऊ क्षेत्र से 5 बार से विधायक है। मेरे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी विधायक हैं। हम अपने बाप के 3 ही औलाद हैं। अगर हम इतने बदनाम जो आप करते हैं इस हकीकत इसमें होती तो कौन हमको छूता। दबंग लोग हमें अपनी निगाह से, उनके मुंह के शब्द हैं कि ये माफिया हैं, लेकिन जो गरीब है, फुटपाथ पर बैठ के जूते पे पॉलिश करने वाला है, जो पीठ पे बोरा ढोने वाला है, जो खेत में हल चलाने वाला है, जो मेहनत मजदूरी करके जीने वाला है, वो हमें मसीहा मानता है। संघर्ष यहाँ है और इस संघर्ष में जब तक प्राण है हम लोग करते रहेंगे। हम अपने रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। इन सामंतवादियों के चंगुल से उन गरीबों को आज़ादी दिलाने की लड़ाई चल रही है और ये चलती रहेगी। हम नहीं भी रहेंगे, मुख्तार अंसारी नहीं भी रहेंगे तो हजारों मुख्तार और लाखों मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी पैदा हो चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।